अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। आज हम बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी वर्क की, जो कि दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। और ख़त्म होने की वजह सिर्फ ये है कि अब जहां पर एम्ब्रॉयडरी होती थी वहां पर मशीनें जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, कभी धागा महंगा हो जाता है, कभी बिजली इतनी महंगी हो जाती है, फैक्ट्रीज़ नहीं चलती और उसकी वजह से जो मज़दूर तबका है वो भी बेरोज़गार हो जाता है। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहीं पर उनकी अपनी मशीनें थीं और वो मशीनें बंद करने पर मजबूर हो गए। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या वजूहत बनी कि जिसकी वजह से आपने अपनी मशीनें बंद कर दी, और अगर बंद कर दी अब आपने उसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढा है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पे हमारा यूनिट होता था, तकरीबन 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। माशाल्लाह काम भी बड़ा अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि बाज़ार में हमें हमारी पेमेंट्स कभी इशू आया, कभी लेबर का इशू आ गया, धागा महंगा हो गया, बिजली के रेट बढ़ गए, तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस हिसाब से मार्केट से हमें रेट जो है वो नहीं मिलता था। रेट की बात करते थे जाके दुकानदार से, दुकानदार कहता जी हमें जो है आपसे कम रेट वाले बंदे हैं। तो इसी तरह फिर मंथली हम लॉस करते गए, ऊपर से मशीनों की डेप्रिसिएशन होती गई, तो वो हर माह ये समझे कि हम नुकसान कर रहे थे। तो हमने ये बेहतर समझा कि बजाय ये कि नुकसान ही करते जाएं, इस काम को ही खैर बात कहते हैं। हालांकि हमने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई थी। हम हमारे एम्ब्रॉयडरी जो ऑनर भाई हैं उनके हकूक़ के लिए, उनके मसाइल की बात उठाई, लेकिन हमें कोई बज़ाहिर उस वक्त तक हल नज़र नहीं आया। तो हमने फिर यही समझा कि इस फील्ड को खैर बात कह के। तो ये सिनेरियो पैदा कब से हुआ, कब से आपको इन मुश्किलात को फेस करना पड़ा, और उससे पहले क्या काम आपका सही चल रहा था और कितना टाइम हो गया था आपको इस काम में? वैसे तो एम्ब्रॉयडरी की फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25-30 साल हो गए। तो अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी काम ऊपर होता है कभी नीचे, ये ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब से हमें ज़्यादा ही बहरानी कैफियत का सामना था। तो काम बेहतर नहीं हो रहा था, हमें ना ही आगे कोई उम्मीद नज़र आ रही थी कि आगे जाके कोई काम बेहतर होगा। इसलिए हमने ये सोचा कि इसको वाइंड अप कर। देखें, अब ये होता है ना कि आपने तो ये काम बंद कर दिया। आपके काम बंद करने से जो यहाँ पर काम करते थे वो लोग भी काफ़ी मुतासिर हुए होंगे। जी, हमने बारहा हुकाम बाला और ये गवर्नमेंट से आवाज़ उठाई। उनके हमारे जो लेबर थी वो भी रोते पीटते रहे कि हमारे कुछ बेहतर करें, हमारे मसाइल जो हल करें, लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। हमने हड़ताल भी की, हमने स्ट्राइक भी की, जुलूस भी निकाले, लेकिन ये हुकूमत सीरियस ही नहीं इस मामले में कि आवाम जो या गरीब जो है उनको उनके जो मसाइल है वो हल किए जाएँ। अब देखिए, जब आपने ये काम अपना बंद किया, अपना यूनिट बंद किया, आपको भी पता है कि आपको उस टाइम पे किन मुश्किलात का सामना था। रेट वो नहीं मिलता था, चीज़ें महंगी हो रही थी। अब चूँकि अब आपने अपनी शॉप शुरू कर दी है तो कपड़ा तो आप यहीं से लेके जाते हैं, तो ये लोग भी यही बताते हैं कि यही मसाइल वो फेस करें, फिर आपका ये गिला कि चीज़ें भी महंगी हैं, क्योंकि आप तो इस सब चीज़ को जानते हैं। जी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हम उस जगह पे हैं जहाँ पे हम जाके अपनी डिमांड करते थे, अपना रेट बढ़ाते थे। अभी भी हमें जो मसला मेन चीज़ ये है कि हमारी सेल नहीं हो रही। यानी कि अगर हमारा कपड़ा वहाँ पे अच्छा सेल हो रहा हो, अच्छे रेट पे हो रहा हो, तो हम भी इनको अच्छा रेट दे देंगे। अभी मसला ये है कि लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद इतनी कम हो चुकी है कि जो हमारी सेल अगर सपोज़ वो 1000 सूट मंथली सेल होता था, वो 100 के ऊपर आ गया। इतनी यानी सेल कम हो गई है। और ऊपर से कस्टमर जो है वो रेट पे बहुत ज़्यादा ही वो बहस करता है और रेट बढ़ाता नहीं है। तो ये मसले हैं। अगर तो देखें लोग रेट ख़र्च करें, सूट जो है वो उस पर हमें सेल हो, अच्छी सेल हो, तो रेट बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है वो अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं कि रेट बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आप भी मुझे बताएं, आपकी भी शायद यहीं पर यूनिट था, आपकी भी कई मशीनें जो बंद हुई हैं। हाँ जी, वो मैंने बेच दी हैं मशीनें। बेटे को मैंने लगा के दी थी मशीनें, लेकिन वो फिर ऐसे हालात बेहतर नहीं रहे, तो फिर मशीनें बेचना पड़ी। तो उसके बाद अब आपने इसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढा है? अल्टरनेटिव तो अभी ऑनलाइन थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का ही? कपड़े का कर रहे हैं, लेकिन यह है कि उसमें भी बेहतरी नहीं है। कोई समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के आए दिन जो फ़ैसले हैं उनमें तसलसल है नहीं। तो अगर गवर्नमेंट के फ़ैसलों में तसलसल नहीं होगा
लोगों से जो आप कमिटमेंट करते हैं, आज आपने कुछ रेट को कैलकुलेट करके कमिटमेंट की है, अगले दिन फिर कोई और मुसीबत होती है रेट के बढ़ने में, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बढ़ जाती है, तो आप अपनी ज़ुबान पे पूरा नहीं उतर पाते, तो फिर डर आता है कि कोई ऐसी बात हो, लड़ाई झगड़ा हो, उससे अवॉइड किया जाए। तो फिर बेहतर ये है कि खामोशी इख्तियार की जाए, हालात का पता नहीं चलता। आज रेट बिजली का कुछ है, कल रेट बिजली का कुछ है, आज गैस के रेट कुछ हैं, कल बिजली गैस के रेट कुछ हैं। तो वो जो अनसर्टनिटी है उसकी वजह से हालात इतने अपसेट हैं कि बिज़नेसमैन कोई भी हो, हमारा एम्ब्रॉयडरी का नहीं, कोई भी बिज़नेसमैन है, वो कोई बेहतर फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि हमें किस तरह से बिज़नेस को डील करना चाहिए। जैसे हम आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले बिज़नेस में आए थे, जो वो स्कोप था, वो शानदार कारोबारी हालात थे। तो लेकिन अब जो कारोबारी हालात हैं वो ना शानदार, तो उनको कहना दूर की बात, कारोबारी हालात फेवर में ही नहीं है कि लोग अपने घरों के खर्चे नहीं चला सकते, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हैं। जब उनके पास पैसा ही नहीं है, जब किसी को अर्निंग नहीं हो रही, तो वो सूट कहाँ से ख़रीदेगा और कपड़ा कहाँ से ख़रीदेगा। सबसे पहले तो ये बात है, लोगों को बच्चों के घरों के मामलात और लोगों के स्कूलों की फ़ीसें नहीं अदा कर पा रहे लोग, तो वो कैसे फिर ये कपड़े, तो फिर ज़रा थोड़ा सा लेविश में आ जाते हैं कि आपने कपड़े बार बार ख़रीदने हैं। लेकिन हालात बड़े बुरे हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपनी किसी कमिटमेंट पे कायम नहीं है। जो आज कहते हैं कल उनका कोई पता नहीं होता, उससे बदल जाएं या उससे बैकआउट कर जाएं या उससे कोई आगे निकल जाएं। जो जैसे आपको पता है 10-10 रुपये पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर की फ्लाइंग अपनी जगह पे है। जब उस किसी चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो बिज़नेस सेक्टर है उसको भी बढ़ावा देने के जो दावे हैं वो बस एम लिफाफे ही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ MNAs फैसलाबाद के जो बिलोंग करते हैं वो कहते हैं जी कि पिछली जब गवर्नमेंट थी, तो जब लूमें बंद थी तो कब्रिस्तान था, तो हमने आके लूमों को चला दिया। अब लूमों वाले सारे सड़कों पे स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने कपड़े की सेल भी बंद की हुई है। तो गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता क्या हो रहा है। जब कपड़े वालों ने सेल बंद की हुई है तो एम्ब्रॉयडरी वाले कहाँ से बना के देंगे। एम्ब्रॉयडरी और कपड़ा और ये जो जितना टेक्सटाइल का यूनिट है, ये सारा एक साथ ही जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे से मुंसलिक है। तो जब हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बेचेंगे, एक्सपोर्ट भी नहीं होएगी, कपड़ा नहीं मिलेगा तो एक्सपोर्ट भी नहीं होएगी, तो मुल्क को ज़र में बादला भी नहीं आएगा। अब हम पे इन्होंने 20% तक वो लगाया हुआ सेल टैक्स। कल FTO साहब आए हुए थे, वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी मीटिंग थी, उनके साथ वहाँ डायरेक्ट बात हुई, तो उनको हमने बताया कि 12 अरब रुपया हम सालाना सेल टैक्स की मद में दे रहे हैं आपको, लेकिन पता करें आपको 12 अरब रुपए मिल रहे हैं, 1 अरब रुपया माहाना बनता है, तो वो लोगों की जेबों में जा रहा है। वो तो फेक इन्वाइसेस दे के हमें कच्चे कागज़ों के ऊपर इन्वाइस देते हैं या बिल दे देते हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा जमा नहीं होता। तो हम साल से जब से सेल टैक्स लगा, हमने शब्बर ज़ैदी साहब से लेके अब रज़ाक दाऊद साहब तक हमने स्ट्राइक्स की हैं, उनसे मीटिंग की हैं, सबको यहाँ किया है। वहाँ कल चीफ कमिश्नर भी आए हुए थे इनकम टैक्स के, और सारे दूसरे कलेक्टर कस्टम भी आई हुई थी। सबको हमने बताया कि भाई ये हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन कोई बंदा सुनता ही नहीं है। बस मसला ही यहीं पर पैदा हो जाता है कि जब हमारी कोई बात सुनता नहीं है, आवाम अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। इनफैक्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके जो मसाइल हैं हम उनको पहुंचाएं ताकि कुछ ना कुछ उस पर एक्शन हो सके। आपसे मैं ये पूछूंगी कि एक तो आपने ये कहा कि जो एम्ब्रॉयडरी है, कस्टमर नहीं आ रहा, उसकी सेल नहीं हो रही है और कपड़ा भी आपको महंगा मिलता है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है वो रेट्स बढ़ाने का भी सोच रही है। इसमें किस हद तक हकीकत है? जी बिल्कुल, पिछले चंद दिन पहले जो है एम्ब्रॉयडरी ने रेट बढ़ाने का अपनी रेट लिस्ट जो है ना वो शाया की थी, तो अभी भी सुनने में आ रहा है कि 10 पैसे रेट जो है ना वो बढ़ रहा है मज़ीद। तो इसकी कैलकुलेशन हमने की है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। अब देखें कि हमारे पास कोई भी आता है, बेस वाला आता है या कोई भी और इस टेक्सटाइल से रिलेटेड बंदा जो जिससे हम सूट तैयार करवाते हैं, तो अपने रेट हमें वो बढ़ा के बता देता कि जी आज से हमारा रेट ये है। अब एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ये अपना रेट अनाउंस तो कर देते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी ऑनर्स ने ही करना होता है। तो उसमें मोस्टली जो बड़े यूनिट्स हैं उनके साथ राब्ते हैं हमारे इंशाल्लाह ताला, तो मीटिंग भी जारी हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसकी अच्छी खबर मिलेगी। और हम ज़ाहिरी बात है इस काज को लेके चलने वाले पहले हम ही थे, तो हमें ये पौधा लगाया, इंशाल्लाह इसी को हम एक कदावर दरख्त भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इंशाल्लाह ताला अगर ये इस तरह रेट अनाउंस होता है
तो अल्लाह के फजल से हम अपना रेट जो है वो फौरी तौर पे बढ़ा देंगे। और बाकी जो हमारे दोस्त हैं मार्केट में कुछ दूर हैं या बाकी जो बड़े दुकानदार हैं, इंशाल्लाह उनको भी एतमाद में लेके हम इंशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी का रेट जो है वो बढ़ाने में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं, आपकी भी यहाँ पर कोई मशीनें हैं? नहीं, हम वर्कर हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना है, कि क्या आपको मसाइल पेश आ रहे हैं? इस सेक्टर में जो सबसे पसंदीदा है वो मज़दूर तबका है, वो ही ज़्यादा पिस रहा है। उसके बगैर काम नहीं चलता, लेकिन काम नहीं है। इस वजह से नहीं है कि ये ऑनर्स हज़रात जो हैं ये मजबूरियों की वजह से अपनी मशीनें सेल करते रहते हैं। हम एक जगह से काम छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ वहाँ पे भी यही सिलसिले हैं। वो भी सोच रहा है कि यहाँ पे बंद कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। जब इनके रेट बढ़ जाते हैं तो पीछे से रेट बढ़ते हैं तो इनके लिए मसला होता है, तो हमारे लिए ज़्यादा परेशानी होती है। जब ये बंद करेंगे हमें काम नहीं मिलेगा। हम कभी कहीं काम ढूंढेंगे, कभी कहीं काम ढूंढेंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे इसी तरह के मसाइल का हमें सामना। तो मतलब आए दिन मशीनें बंद होती रहती हैं? जी, आए दिन मशीनें बंद होती रहती हैं। हमारी जो लेबर है वो ये काम छोड़ रही है, वो काम छोड़ के कोई और काम ढूंढती है, लेकिन ढूंढेंगे भी क्या, वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं, काम तो कोई नहीं है इसलिए। लेकिन इस फील्ड को लोग छोड़ते जा रहे हैं, हमारे मजदूर छोड़ते जा रहे हैं इस काम को। हमारे लिए मजदूर ढूंढना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें दिहाड़ी नहीं मिलती पूरी होती, हमारी तनख्वाह पूरी नहीं होती, इसकी वजह से काम छोड़ देना पड़ता है। बिल्कुल, जो मज़दूर तबका है वो भी शदीद परेशान है। जब मशीनें बंद होंगी ज़ाहिर सी बात है वो बेरोज़गार होंगे। तो मैं आपसे बात करूँगी, आपकी अभी तक यहाँ पर मशीनें हैं, तो आपको कारोबार में कोई ऐसा बेनिफिट हो रहा है यकीनन जिसकी वजह से आपने मशीनें बंद नहीं की? क्योंकि अभी तक हमने जिनसे बात की है कारोबार में लॉस हुआ, जिसकी वजह से वो लोग मजबूर हो गए मशीनें बंद करने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो क्वेश्चन किया है कि मैं अभी तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा हूँ, तो इसकी रीज़न ये है कि अब अगर एक मशीन लगाई जाए जो डॉलर का रेट है 171 या 172, जो ये मशीन है ये 81 लाख रुपए की है अभी। तो अगर हम इसको बेचेंगे तो ये जो है 15 लाख रुपए की बिकेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट होती है। ये 5 साल में मशीन ख़त्म हो जाती है। ये 20% इसकी डेप्रिसिएशन है, इसलिए हम बेच नहीं रहे। और मैं गुज़श्ता 10 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं 2011 में इधर था, इस प्रीमिसेस में, यहाँ पे आप इंटरव्यू कर रही हैं, यहाँ पे 52 मशीन्स होती थी मुख्तलिफ ओनर्स की। मेरे पास 8 मशीन्स होती थी, अब मेरे पास 6 रह गई हैं। तो 2 मशीन्स मैंने कबाड़ में बेची है। अगर वो नई लेने जाएँ तो 81 लाख रुपए की है, जबकि मैंने कबाड़ में 7 लाख रुपए की बेची है। अगर मैं सारा यूनिट बेच दूंगा तो ये औने पौने में बिकेगा। आगे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई दूसरा काम समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं। पहले भी हम 2011 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था, एक मशीन से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा काम था। वो कीमतें जो हैं वो एक तरह कंसिस्टेंसी रहती थी कीमतों में। अब जो है हर रोज़ कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब पिछले 15 दिन में जो है 10 रुपये कौन बढ़ गई है। सेल्स टैक्स इस गवर्नमेंट ने आते सबसे पहले 17% सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया। उसकी वजह से जो हमारी कौन थी 78 रुपये वाली कौन जो है 105 रुपये पे चली गई। और वो सेल्स टैक्स जो है धागा माफियाज, सॉरी टू से, इमरान खान के इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे माफियाज ही हैं। और वो धागा माफिया जो है वो 17% जो है रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, जबकि वो खुद रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। वो ना इन्वाइसेस देते हैं और अनरजिस्टर्ड पर्सन से 20% सेल टैक्स लेकर अपनी जेबों में डाल रहे हैं। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। आगे से बाज़ार में जान नहीं है। उसके बाद इन्होंने कोविड को इतना बैडली हैंडल किया कि कोविड की वजह से जहाँ से कोविड शुरू हुआ था वहाँ पे सारी रौनकें दोबारा बहाल हो गई, बिज़नेस बहाल हो गया। यानी बेसिकली आपका ये काम बंद ना करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने अगर 80 लाख की एक मशीन ख़रीदी हुई है, वो 15 लाख में बिकेगी तो आपको यकीनन नुकसान होगा। यही वजह है कि अब आप चाह रहे हैं कि बस जैसे भी हो इसको कंटिन्यू करें हम। अब मेरा यूनिट जो है 3-4 करोड़ का है। अगर मैं बेच कर जाऊँ तो ये 70-80 लाख का है, और 70-80 लाख रुपए में काम कोई होता ही नहीं है। दूसरा, हमें कोई काम करना आता नहीं है। जिस उम्र के हिस्से में पहुंच गए हैं, अब सारी जवानी तो इसी काम को दे दी है। अब स्ट्रगल किस काम में जाकर करें। हर काम की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यही वजह है कि यहाँ पे हम बेशक नुकसान कर रहे हैं, अच्छे की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद अच्छा वक्त आ जाए, ये हुकूमत चेंज हो जाए, या ये इस हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं जो बिज़नेस मैन के
लिए फेवरेबल हों, बस इसलिए बैठे हुए हैं, वरना हम बंद करके चले जाएं। हमारी लेबर जो है इनके साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन है। आपने अभी जिनसे बात की है, ये हमारे मास्टर साहब हैं, पिछले 12 साल से ये मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं इन लेबर को कैसे फारग कर दूं? जहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने यूनिट बंद किए हैं उनकी लेबर बेरोज़गार बैठी हुई है। इन लोगों ने भी 15-15 साल से 20-20 साल से यही काम कर रहे हैं, आगे कोई काम इनको ज़्यादा करना आता नहीं है। अब जब पिसता है तो फिर मजदूर तबका ही पिसता है, क्योंकि जब फैक्ट्रीज बंद होंगी, मशीनें बंद होंगी, जो मजदूर तबका काम कर रहा है वो बेरोज़गार हो जाएगा, उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। जिनकी मशीनें थी वो मशीनें बंद कर चुके हैं कि उनको लॉस हो रहा है, जिनकी मशीनें हैं अभी भी चल रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनको हम इतने कम रेट पर बेच के क्या कारोबार शुरू करें। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी मैं एक एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में मौजूद हूँ। पहले हमने जो शॉपकीपर्स थे उनसे बात की, वो वाले शॉपकीपर्स जिन्होंने यहाँ पे यूनिट लगाए हुए थे। किसी की 6 मशीनें थी, किसी की 8 मशीनें थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि मशीनें बंद करने पर मजबूर हो गए। जिनकी मशीनें हैं भी उनका कारोबार फिर भी अच्छा नहीं चल रहा। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये तो एक वो मशीन है जो इस वक्त यहाँ पर लगी है लेकिन बंद है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर 2 मशीनें थीं। अगर मेरा कैमरा में दिखाए, एक मशीन यहाँ पर थी और एक मशीन जो थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे थी। लेकिन ये जो दोनों मशीनें हैं ये अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जो ओहदेदारान हैं वो इन मशीनों को सेल करने पर मजबूर हो गए। रीज़न क्या बनी, मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताएं, 2 मशीनें यहाँ पर थीं, एक है वो भी बंद है, तो ऐसी क्या वजूहात बनी कि आपको ये मशीनें सेल करनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉलर के रेट की वजह से जो रॉ मटेरियल बढ़ा है, जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं, आसमान की ऊपर पहुंच गई हैं, उस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब माल बाज़ार से नहीं मिल रहा। बाज़ार में हम जाके बात करते हैं रेट के हवाले से, तो वो रेट नहीं बढ़ाते हमारा, तो उस वजह से जब लेबर भी परेशान है, लेबर भी मतलब जा रही है घरों को, हमें मार्केट से पैसे नहीं मिलते जो हम उनको अदा कर सकें। रॉ मटेरियल ख़रीदने में प्रॉब्लम आ रही है कि जिनका रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्टिच रेट जो है हमारा वो नहीं बाज़ार में बढ़ रहा। इस वजह से हमें ये इशू आ रहे हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। वो किस हवाले से, हमें अगर मशीनें चला रहे हैं तो लेबर जो है, जो मज़दूर है, वो हमारे पास काम करते हैं, कई घरों का चूल्हे जलते हैं इस पर, तो वो बंद हो गए हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो मज़दूर हैं, क्योंकि हमारे जो मज़दूर तबका, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने ये कहा था कि अब हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम यहाँ से अब स्विच कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उनके हाथ में कुछ आएगा। जी, वो बाज़ार से पेमेंट नहीं ना मिलती, तो पेमेंट बाज़ार से आएगी तो हम उन्हें भी देंगे। खुद मतलब है कि कारोबार में भी खुशहाली आएगी, उन लोगों में खुशहाली आएगी। वजह ही ये है कि रेट इतने बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि हम उनका साथ दे रहे हैं, साथ इस वाले से दे रहे हैं कि हम उन जो मज़दूर हैं, गरीब लोग हैं, या जो कारोबार जिनके पास अपना नहीं है वो काम करते हैं, ये मशीनें बंद पड़ी हैं, वो भी मतलब बेरोज़गार हुए, हम बेरोज़गार हो रहे हैं, मशीनें बिक रही हैं। तो कुछ मतलब है कि इसका कोई नेमल बदल तो हमें मिलना चाहिए ना, इसके अगेंस्ट हमें कुछ आना चाहिए हमारे पास। बिल्कुल, नेमुल बदल तो ज़रूर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, क्या वाकई ऐसा है कि मशीन होती 80 लाख की है, बिकती वो 15 लाख में? क्योंकि अब आप जैसी बातें, 2 यहाँ पे मशीनें नहीं हैं, बेचकर फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? ये मैं आपको एक बात बताऊं कि मशीन वाकई आजकल तो 80 लाख की है, लेकिन जब ये बिकती है तो ये 8 से 10 लाख रुपए में जाती है कबाड़ में। और पिछले दिनों हम मीडिया पे देखते थे, फ़रख हबीब साहब बड़े फ़ख्र से ये बताया करते हैं कि फैसलाबाद में लूम इंडस्ट्री टमाटर के भाव बिकी है। टमाटर 200 रुपये किलो थी और लूम इंडस्ट्री 50 रुपये किलो थी। अब ये नून लीग के दौर की बात है, अब पीटीआई का दौर है जिसमें ये दावे कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी बहुत ग्रो कर गई है, लेबर जो है एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई हैं। अब फैसलाबाद में हम लोग चीख चला रहे हैं पिछले 2 साल से कि भाई जो फैसलाबाद में लूम से ज़्यादा नौकरी जनरेट कर रही है हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि लूम जो है एक बंदा 4 लूमें चला लेता है, ये 4 बंदे एक मशीन चलाते हैं। इतनी ज़्यादा नौकरी जो है ये जनरेट करती है इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री अब बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। यानी फिनंशियली तौर पे लोग परेशान हैं। यहाँ पे डॉलर की जो बढ़ोतरी है वो काबू नहीं आ रही, धागे के रेट काबू नहीं आ रहे, धागा माफिया अपनी मनमानी कर रहा है, पार्ट्स महंगे हो गए हैं, तो इस सर्वाइवल की जो जंग है वो बहुत मुश्किल हो गई है।
अभी इस जंग को जीतना कैसे है ये अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो हमारे साथ क्या तावन करते हैं। टैक्सेस हैं, टैक्सेस की भरमार है हमारे ऊपर, लेबर का टैक्स है, फेडरल टैक्स है, जीएसटी है, अदर टैक्स है। धागा जो है हमारा वो 20% हम ज़्यादा दे रहे हैं, यानी वो लोग फेक इनवाइस दे रहे हैं, कोई इनवाइस नहीं है और 20% हमसे ले रहे हैं। जितना पैसा ये 3 सालों में धागा वालों ने कमाया है, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में किसी शोबे ने नहीं कमाया। अभी मेरे साथ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर मौजूद है, मैं उनसे कुछ मुहरक़ात हैं वो जान लेती हूँ। दुकानदार ये कहते हैं कि सेल नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कपड़ा यहाँ से जो एम्ब्रॉयडरी जिन पे होती है वो महंगा बिकता है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि हम जितना भी कपड़ा है, आप धागा देख लें, धागे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कॉटन हमारे यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ से हम जो कॉटन हो रही है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं ये पिछले 2 साल से रो रहे हैं कि कॉटन की एक्सपोर्ट को बंद किया जाए, इसको बैन किया जाए। हमारा वो चीनी वाला हिसाब है, चीनी हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, माफिया ने वज़ीर आज़म साहब के कान में फूंक मार दी कि चीनी बहुत हो गई है, इसको बाहर भेज देते हैं। अब बाहर बेचने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी ली कि बाहर रेट कम है, हमारा ज़्यादा है, वो भी पैसे कमाए। फिर उसके बाद उसका बहरान पैदा किया गया, बहरान के बाद अब हमने फिर चीनी इंपोर्ट की है। अगर हमने 80 रुपये बाहर भेजी थी तो हमने 100 रुपये बाहर से अब मंगवाई है। धागे का भी सेम यही चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप एक धागे से यहाँ पे चीज़ें बना के सेल करते हैं, धागा आपका $1 का सेल होता है, चीज़ बनाने के बाद वो $4 की सेल होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, इंडस्ट्री चलती है। तो आप फिर जो ये एक्चुअली माफिया है सारा, जो इस गवर्नमेंट के दाएं बाएं बैठा है, जो इसको समझ ही नहीं आने दे रहा, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा रहा है। जब तक इस माफिया के चंगल से ये लोग नहीं निकलेंगे। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी मेरे दिल में गरीबों के लिए बड़ा दुख है। अब दुख इतना उनके दिल में है कि समरी जो ओगरा वाले बेचते हैं 1 रुपये की, तो वो उस दुख में उसको 10 रुपये बढ़ा देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन सा दुख है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। या तो अगर ऐसा ये कहते हैं कि अदारे जो हैं वो बिल्कुल इस टाइम हमने फ्री हैंड किया हुआ है, अदारे आज़ाद हैं। अगर अदारे आज़ाद हैं तो फिर आप उनको उनकी मर्ज़ी करने दें, उनकी जो सिफारिशात आती हैं उनके ऊपर आप अमल क्यों नहीं करते। इसी तरह हमारा धागे का मामला है, जो हमारा रॉ मटेरियल है ये 100% इम्पोर्ट है। हमने बारहा ये चीज़ गवर्नमेंट को कही है कि हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज़ को ख़त्म किया जाए। वो हम दोबारा चीज़ बना के यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन 17% हमें वहाँ पे पड़ा है। हमारी टैक्स चेन नामुकम्मल होने की वजह से हमारी वो वाहद एसोसिएशन है, जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने 17% सेल टैक्स लगाया है। हम खुद इनको कह रहे हैं, कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में कह रही हो कि खुदारा हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें, लेकिन इनसे हमारी टैक्स चेन ही मुकम्मल नहीं हो रही। जब तक टैक्स चेन मुकम्मल नहीं होगी ये हमें रजिस्टर्ड कैसे कर लेंगे। हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो हमें वो तमाम मराहत नहीं मिलेंगी जो एक रजिस्टर्ड अदारे को, रजिस्टर्ड फैक्ट्री को मिलती हैं। ना वो बिजली में, हमने इनको और सजेशन दिया है कि आपके बस में कोई बात भी नहीं, ना आपके कंट्रोल में डॉलर है ना बाकी चीज़ें हैं, तो आप खुदारा इस तरह करें कि हमें सोलर लेने दें, हमें सब्सिडाइज़ करें, हमें आप बिला सूद कर्ज़े दें, हम अपनी फैक्ट्रियों को सोलर पे शिफ्ट करें, सस्ती बिजली हो, हमारी पैदावारी लागत कम हो, हम भी जो है ना वो चीज़ बना के आगे बेच सकें। अब हमारा धागा जो है वो हमारी पैदावारी लागत का 40% है, जो बिजली है वो 20% है। ये इन 2 चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, अब गवर्नमेंट के इख्तियार में सब कुछ है, लेकिन ये खुद भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं, साथ जो दूसरा माफिया है वो भी लूट रहा है। वो किस तरह लूट रहा है कि पिछले 1-1.5 माह में हमारी छोटी सी कोन जो 3000 यार्ड की है उसका रेट 12 से 13 रुपये बढ़ गया है। अब ये देखें इस महीने अभी इन्होंने रिसेंट 5 रुपये जिस चंद दिन पहले बढ़ाया, हालांकि डॉलर जो है इस हफ्ते स्टेबल रहा है और 3 रुपये कम हुआ, आज भी 90 पैसे कम हुआ है, 170 पे आ गया है। ये किस चीज़ को जवाब बना के हमें लूट रहे हैं। ये बात तो वही आ रही है कि हर चीज़ घूम फिर के आ रही है कि हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। जब हर चीज़ महंगी होगी, कभी फैक्ट्रियाँ बंद होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो अभी तो ये हाल है कि यहाँ पर 2 मशीनें गायब हो गई हैं सिर्फ इस वजह से कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हम लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मशीनें नहीं चला सकते, हमने बेच दी। कई लोग हैं मशीनें बेचकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। आने वाले वक्तों में आप क्या देखते हैं कि ये जो एक मशीन हमें पड़ी नज़र आ रही है ये भी बिक जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सही और हकीकत अगर पूछते हैं ना आप,
हकीकत बात यह है कि इमरान खान साहब आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी फरमा के ना, ये हमारा एक शोबा रहता है, इसके ऊपर भी नोटिस लें, जान छुड़ाएं। बहुत डिस्टर्ब है हम। वल्लाह बा खुदा ये पोजीशन है कि हम फैक्ट्री ओनर हैं। 2-4 दिन पहले की बात है, मैं एक फैक्ट्री में बैठा था, ओनर ऊपर से आया, लेबर वाले ने 5,000 रुपये मांगे उससे। ये कौन बंदा है? फैक्ट्री ओनर है जो मंथली 10, 12, 5, 6, 7 लाख रुपए का काम करता है, 20-20 लाख रुपए का काम करता है। उसने कहा जी 5,000 रुपये नहीं है, शाम को दे दूंगा। लेबर का बंदा उससे आगे कह रहा है जी ये कैसे मुमकिन है, आप गाड़ी पे आए हो, करोड़ रुपए की फैक्ट्री, आपके पास 5,000 नहीं है। इस बात का जवाब नहीं था और उसको तो आनी थी, मुझे शर्म आ रही थी वहाँ बैठे हुए कि यार ये वाकई बात हकीकत है। खान साहब कुछ रहम खाएं। आप डेली, आपके पास तो कोई शेड्यूल ही नहीं है ना, आपने रेट बढ़ाने हैं। डेली आप बिजली का रेट उठाते हो, 2 रुपये 2.5 रुपये ऊपर गए हर महीने में, और वो जा किधर रहे हैं? हमारा वाहिद सेक्टर होगा कि हम चिल्ला के कह रहे हैं और यार हमसे टैक्स आप लो, लेकिन गवर्नमेंट ले ना। ये जो माफियाज ले रही हैं, ये जो बिजली के खातों में जा रहे हैं, ये जो लोगों को जा रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं? हमारी लेबरें अपनी जगह पे परेशान हैं, हम अपनी जगह परेशान हैं। हुआ क्या है? महंगाई हुई है, हर चीज़ में महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है, ऊपर गई है। उसके साथ साथ जो हमारी जो चीज़ बनती है उसकी जो कॉस्ट है वो भी तो ऊपर जानी चाहिए। हम अगर अपनी कॉस्ट ऊपर लेके जाते हैं तो बाज़ार में पहले कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों की अब कुव्वत ख़रीद ही नहीं है ना, एंड हुआ पड़ा है ना। कोई सीज़न है, कोरोना का बहाना डाल के इन्होंने बाहर से इमदादों के बहाने में अपनी वो सियासत चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी चमकाने के लिए बेड़ा गर्क करके तबाह कर दिया है मुल्क को। रोज़ बंद, रोज़ धरने, रोज़ कुछ ना कुछ। और यार अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो कम अज़ कम जैसे पहले चल रहे थे, जैसे पता होता था, अंदाज़ा होता था कि गवर्नमेंट आएगी, कोई ना कोई बैठा कहीं कंप्लेंट करेंगे, कुछ भी ना हुआ तो शहबाज शरीफ ना नोटिस लेंगे, अगले दिन शहबाज शरीफ आ जाएंगे और आगे उठा के बाहर फेंकेंगे। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था सारे काम वही हो रहे हैं। पहले जो काम पुलिस वाले से या किसी महकमे से आपका 1,000 में होता था ना, अब 5, 10 नहीं 20,000 में होता है। इस वक्त में अगर कुछ हो रहा है ना, सही बात है, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी है, इज़्ज़त सस्ती हो गई है। हमारे शोबे के साथ ख़वातीन बहुत रिलेटेड है, घरेलू काम बहुत ज़्यादा चलता है। वो ख़वातीन जब काम नहीं जाता, जब फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो मजबूर होके, हकीकत बात है मैडम, आप भी औरत हैं, वल्लाह बा खुदा मैं मतलब जानता हूँ लोगों को जो अपनी इज़्ज़त बेचने पे मजबूर हो गए। इज़्ज़त सस्ती है, हर चीज़ महंगी हो गई है। हमें किसी खाते का रहने दें, हमें कम अज़ कम इतना करने दें कि यार बाकी आपने हर चीज़ तबाह की है, हमें जिस लेवल पे हम चल रहे थे वहीं पे रहने दें। हमारी मशीनों की कॉस्ट डबल से ज़्यादा हो गई है, रेट हमारे कम हो गए हैं। इधर लूटने वाले, मैं तो इनको डाकू। ये सारा सुनैरियो जो है वो पैदा कब से हुआ है? जब से ये हुकूमत आई है, उससे पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप लोग अपनी मशीनें बेचने पर मजबूर हो गए हो? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। जी बिल्कुल चलते हैं, था, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता नहीं था, लेकिन ये था कि वो वक्ती मार्केट मौसमी चेंजिंग की वजह से क्राइसिस आते थे, 4 दिन फिर निकल गए। ये नहीं है कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आए इस शोबे में, चूँकि ये जिद्दत का शोबा है और ये ख़वातीन के साथ रिलेटेड है हमारा टोटल काम, इसमें होता रहा है, ऊँच नीच हुई है। लेकिन ये इतना मार्केट की बैकबोन है कि इसके बगैर कोई सिस्टम नहीं चलता। हर जगह पे हमारा मटेरियल इस्तेमाल होना है, हमें हर तरफ से लूटा जा रहा है। आप अगर थोड़ी सी नज़र ऊपरले लेवल पे दोहराएं ना, हम टोटल ब्रांड्स जो अच्छे लेवल के हैं उनको भी हमारे ही अच्छे यूनिट जो हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड्स वाले राज़ी बैठे हैं। गवर्नमेंट के जितने लेवल हैं उनको ये नज़र आता है जी ये ब्रांड्स हैं, उन्हें नहीं पता कि हम वो लोग हैं जिन्होंने 3-4 लोगों ने मिल के, किसी ने अपनी बेगम का जेवर बेचा, किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने किसी से कर्जा लिया, तरले डाल के एक मशीन अपने रोज़गार का सिस्टम बनाया, 7-10 बंदों को और रोज़गार प्रोवाइड किया। ये हमारी टांगें खींच रहे हैं। कोई महकमे वाला आता है बदमाशी करता है, ये हकीकत बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर रह गया इस मुल्क में डकैती रह गई है, मेरे पास ये FIR मौजूद है, 4 दिन पहले मेरी डकैती हुई है रोड पे खड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब कोई एतबार, ये फैसलाबाद वो शहर है, मुझे 17 साल हो गए फैसलाबाद में रहते हुए, वल्लाह बा खुदा कभी कोई वारदात नहीं हुई। हम लाखों रुपये लेके जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अब शरेआम घूम रहे हैं। 4-5 दिन पहले चकवाल कॉरपोरेशन वालों का मैनेजर घर के आगे लूटा गया। अब जाहिर सी बात है, जब लोग पैसे नहीं कमा सकेंगे तो चोर डकैती पर जो है वो मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा वो करें भी क्या? इंडस्ट्री को अगर ख़त्म होने से बचाना है तो चीज़ों को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है, ताकि ख़ास तौर पर फैसलाबाद जिसे टेक्सटाइल का हब कहा जाता है, लेकिन हालात ऐसे पैदा होते जा रहे हैं कि कभी लूम्स बंद, कभी अब ये एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री जहाँ की मशीनें बिक जाती हैं, यहाँ पर कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है। तभी वक्त हुआ ब्रेक का साथ रही।
वेलकम बैक। अभी मेरे साथ मौजूद हैं पैट्रन इन चीफ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन फ़ारूक यूसुफ साहब, उनसे मैं बात करूंगी। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी के मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, इसके मुहरकात क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो इस वक्त बिल्कुल बहरान का शिकार है। उसकी जो वजूहात हैं वो एक नहीं है, बहुत सारी वजूहात जो हैं वो मिल के इस वक्त इस सेक्टर को उन्होंने तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो इसका अगर मैं स्टार्ट करूं तो जो मशीन जो है, एक एम्ब्रॉयडरी मशीन इंपोर्ट हो रही थी, वो 4 मिलियन के करीब पाकिस्तान में आके इंस्टॉल हो जाती थी। आज वो मशीन जो है वो 8 मिलियन के करीब जो है वो इंस्टॉल होती है, यानी कि ऑलमोस्ट वो मशीन जो है वो डबल उसकी प्राइस होगी। अब इन्वेस्टमेंट जो है अल्टीमेटली आपकी डबल होगी। और इसकी पीछे रीज़न्स क्या आई हैं कि आपका डॉलर जो है, आपको पता है 125-26 का था अगर हम चले जाएं जब ये गवर्नमेंट आई है, तो आज डॉलर जो है वो आप देखें 170 के करीब जो है वो है। तो दूसरा कुछ ऐसे बैरियर्स जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि उनका ये होता है कि इंपोर्ट हो ही ना, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि ये कुछ इंपोर्ट आइटम्स ऐसी होती हैं, कुछ टेक्सटाइल मशीनरीज़ ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान में आके वो आपका वैल्यू एडेड का काम करती हैं और आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। ऐसी मशीनरी जो है उस पे ऐसे बैरियर लगा दिए जाएं, जैसा कि हमने कई दफ़ा कहा है कि आप इसको जब डॉलर महंगा हो गया तो अल्टरनेट कर लें। अल्टरनेट क्या है कि कोई ऐसा SRO लें जो एक वक्त में जैसे 7 to 7 होता था तो आपका सेल टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता था, और अभी कोई ऐसा SRO ले आए ताकि ये जो मशीन है वो कस्टमर की रेंज में आ जाए, ज़्यादा लगे और फिर आपके एक्सपोर्ट में जो है वो सपोर्ट करे। और सबसे बड़ी देखिए, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल SME सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला इस वक्त ये सेक्टर है। देखिए, जैसे एक वक्त में कहते थे पावर लूम्स लगी होती थी, इस वक्त एम्ब्रॉयडरी मशीन जो हैं वो इस तरह 10,000 के ज़्यादा मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद में, लाहौर में चले जाएँ, कराची में चले जाएँ, हाफजाबाद में मशीनें लगी, मुल्तान में लगी। और क्योंकि अब कोई भी जो वक्त जा रहा है, वैल्यू एडेड के बगैर किसी टेक्सटाइल सेक्टर का भी सर्वाइवल नहीं है। तमाम आपके जो देखें, ये लोगोस जो बन के जा रहे हैं, नाइकी का हो या किसी भी ब्रांड्स के हों, तो वो सारी एम्ब्रॉयडरी मशीन्स पे हो रही हैं। तो यानी कि ये एक अहम पार्ट बन गया, लेकिन इसको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया, इसको ट्रीट नहीं किया गया उस तरह, इसको एक SME सेक्टर में उस तरह वो वैल्यू नहीं दिया गया। अब ये तो हो गई कि आपकी एक पार्ट आ गया कि आप मशीन मंगवाते हैं, वो मंगवाने आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगी। अब मशीन जब इंस्टॉल होती है, इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले मसला हमें क्या आता है कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस रेट पे है, आपका रॉ मटेरियल जो है, फिर सेकंड पे आपका रॉ मटेरियल, आपको पता है डॉलर महंगा होता है तो सारा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, और वो विस्कोस जो है, जो एम्ब्रॉयडरी मशीन पे धागा इस्तेमाल होता है, जो थ्रेड इस्तेमाल हो रहा है, वो इंपोर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कराची में कुछ फैक्ट्रियाँ कर रही हैं, तो वो 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो भी रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मैं समझता हूँ कि कोई मजबूरियाँ होंगी कि जब उनको मटेरियल महंगा मिल रहा है तो धागे के रेट जो हैं, ये कौन जो 92 पे थी, कुछ आज से 4-5-6 माह पीछे चले जाएं तो आज 126 रुपये की वो कौन है। अब वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं मटेरियल महंगा हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, लेकिन शायद मिनासल कौम भी हम जो है ना, वो अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि हमें अपने मुल्क को लेके चलना है, हमें इस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करना है कि जिसमें हमारा लॉस भी ना हो और सेक्टर भी तबाही के दहाने पे ना जाए। जिस तरह से आप सेक्टर कह रहे हैं कि तबाही के दहाने पे जाना नहीं चाहिए, यकीनन नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो क्या समझते हैं कि क्या नतीजा निकल सकता है? कि जैसे कि आपने लूम्स की भी बात की, पावर लूम्स तकरीबन फैसलाबाद में बंद हो चुकी हैं। उसकी रीज़न यही है कि जी बिजली महंगी है, हम बिल नहीं दे सकते हैं, मज़दूर तबका जो है वो बेरोज़गार हो गया। तो इसका नतीजा क्या आप समझते हैं निकलेगा? देखिए, नतीजा तो इसका अभी भी आपके सामने जो है, जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स जो हैं,
आई थिंक सो कि मोर देन 40% बंद हैं। देखें अभी सीज़न जो है आपका विंटर स्टार्ट हो गया है, लोग इसके जो है तैयारी की तरफ हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये पीक सीज़न था जो इस वक्त 40% मशीनें बंद पड़ी हैं। तो रिज़ल्ट्स तो इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो तो आने शुरू हो गए हैं। मशीनें बंद हैं, क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब उनके विजन के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने आए हैं ना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होने जा रही है, लोग जो हैं वो बिल्कुल भूखे मर जाएंगे। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात बताऊं, मैं एक इंपोर्टर भी हूँ और एक मैन्युफैक्चरर भी हूँ। मैं मशीन इंपोर्ट करके सेल भी कर रहा हूँ और मेरे अपने यूनिट्स भी लगे हुए हैं। तो मुझे ये बखूबी अंदाज़ा है कि इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना ये सेक्टर कर रहा है। अब देखें कि जब ऐसे लोग मैंने ख़ुद मुशाहिदा किया कि इसकी जो स्किल्ड लेबर थी वो या तो किसी फैक्ट्री में वॉचमैन या वो कोई रेडियो लगाने पे मजबूर होंगे। उसकी वजह है कि उन्होंने अपना पेट तो पालना है, अपने बच्चों के लिए कुछ घर लेके जाना है, लेकिन जब वो एक एम्ब्रॉयडरी मशीन पे खड़े होकर 20-25 हज़ार रुपया अर्न कर लेते थे और वो बिल्कुल जब 40% मशीन बंद होगी तो आप अंदाज़ा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें ये इस वक्त हम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आएँ, एक्सपोर्ट बढ़े। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके एक एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है उसको तबाह करके, देखें आप एसएमई सेक्टर को कहते हैं हमने बड़े लोन दिए हैं। आप मुझे ये बता दें, आज भी आप लिस्ट निकाल के देख लें किन लोगों ने लोन हासिल किए हैं, कितने परसेंट हैं। जस्ट फॉर द 7% लोग वो जो आपके लोन थे कोविड में आपने किए या टेक्सटाइल पॉलिसियाँ बना के उसमें दिए, एसएमई सेक्टर ने कितना अवेल किया जस्ट फॉर द 7%। और उसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने कितना हिस्सा लिया। देखें यहाँ पे जो एसएमई सेक्टर है ना रियल, उस किसी के पास 2 मशीनें हैं, किसी के पास 1 मशीन है, 4 बड़े यूनिट होंगे, वो मिडिल स्केल में आ जाते हैं, मीडियम में। लेकिन जो दावे ये हैं कि हमने एसएमई को खड़ा करना है, और ये भी एक हकीकत है, मुसन्ना हकीकत है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये सब मानते हैं इस बात को। कंसेंसस डेवलप है कि जिस मुल्क का एसएमई सेक्टर जो है वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, उसकी पूरी इंडस्ट्री, उसकी पूरी इकॉनमी जो है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाती, कभी भी वो स्टैंड नहीं कर पाती। तो मैं ये समझता हूँ कि बल्कि हमारी एसोसिएशन तो हमेशा इस चीज़ की कायल रही है कि जब आप मसाइल बताते हैं तो साथ सोल्यूशन बताएं। हमने हमेशा इसके सोल्यूशंस बताए हैं कि आप एक तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके एम्ब्रॉयडरी सेक्टर्स के साथ, इनके रियल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें। जैसे रज़ाक दाऊद साहब के साथ हमारी कोई पिछले 2.5-3 माह से ईमेल पे जो है एक कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी उनको टच कर रहे हैं कि हमें 1-to-1 मीटिंग चाहिए। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है, आप जब एक कंबाइंड मीटिंग बुलाते हैं तो हमारी आवाज़ उस तरह आप तक नहीं पहुंचती। हम आपको रिटन फॉर्म में हमने दिए हैं इनको सोल्यूशन कि आप एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को किस तरह से खड़ा कर सकते हैं, बल्कि हमने जनरल पॉलिसी भी दी है। हम ये नहीं चाहते कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर खड़ा हो और बकाया टेक्सटाइल सेक्टर या और होता यूँ भी है कि जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर अगर आप उसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते कि फैक्ट्री जैसे लूम्स तो बंद हो गई, उसका मज़दूर दोबारा भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ जो होती हैं वो टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आप लोगों का एक टेक्निकल जो लेबर है वो है, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है कि अगर आप इस लेबर को निकाल देते हैं और अगर वो दूसरा लेबर हायर करना कितना मुश्किल हो जाता है। देखें बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जब एक फैक्ट्री बंद होती है और उसकी लेबर जो है आप वो बिल्कुल आप नई लेबर जब ढूंढने जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं कि आप किसी को पकड़ के खड़ा कर दें यहाँ पे, ये तो आपको एक स्किल्ड लेबर चाहिए और वो ट्रेंड लेबर जो है वो आपको मिलती नहीं। जब आप इंडस्ट्री बंद करते हैं, अपनी फैक्ट्री बंद करते हैं, तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। ऐसी कई मसाले हैं कि वो लोग दोबारा फैक्ट्रियों को चला भी नहीं पाते। सो इसका तसलसल बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने बारहा रिक्वेस्ट की है कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को, इसके रियल स्टेक होल्डर को लूप में लिया जाए और जो हमारे मसाइल हैं उनको बुनियादी, उनको अवलीन तरजीह पे रखते हुए उनको हल किया जाए। तो हमने उसका एक तो ये है सबसे बड़ा
कि हमें जो है बिजली सस्ती दी जाए, सस्ते लोन दिए जाएं, ताकि वो जो इस वक्त बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वो अपने रेंट नहीं पे कर पा रहे, उनको अपनी सैलरियां नहीं दी जा रही, ताकि वो भी इस स्ट्रीम लाइन में आएँ और इस इकॉनमी में अपना हिस्सा अदा कर सकें। उनका भी हक़ है जो इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। तो इसकी क्या वजह समझते हैं कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद इस तरह से हमें धागा जो है वो बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है, धागे के जो रेट्स हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये भी देखें, ये वही अलमिया है जिसको हमने बारहा डिस्कस किया है। देखें, हम ज़रूरी मुल्क भी हैं, कॉटन हमारी पूरी दुनिया में जो जानी पहचानी जाती है और हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जब हम कॉटन को ख़त्म करके शुगर कैन लगा देंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ जो हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि एक आम आदमी जो है उसकी सेंस ये डेवलप करती है, उसको समझ आती है कि इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें शुगर कैन की ज़रूरत है या हमारी कॉटन की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद हमारा सिस्टम जो है हमारी पॉलिसी बनाने वालों को उस तरह सपोर्ट नहीं करता। एक माफिया है, कार्टल्स हैं जो सिस्टम बनने नहीं देते। अदरवाइज़ ये मैं नहीं इस चीज़ को मानता, या मेरी अक्ल फ़हम इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि हमारे डिसीजन मेकर्स को रियल सिचुएशन का पता ना हो या वो पॉलिसी बना ना सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, सिस्टम जो है वो इतना इस वक्त करप्ट हो चुका है, करप्शन इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो कुछ सिस्टम बना नहीं पाते। उस सिस्टम से बाहर जाते हैं तो वो जो माफिया है वो स्टैंड होता है, वो खड़ा होता है, वो सिस्टम को चलने नहीं देता। तो इसको तो हमें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन मेकिंग करनी होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बड़े बड़े डिसीजन लेने होंगे, बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, ताकि हम उन माफिया का मुकाबला कर सकें और रियल सेंस जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए, जो वो हम उसको अप्लाई कर सकें। बिल्कुल ऐसे है कि सिस्टम को भी बेहतर होने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ को भी बेहतर होने की ज़रूरत है। फ़ारूक साहब ने बड़ा डिटेल में बताया कि किस तरह से हमारी ये जो इंडस्ट्री है, एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है और इसको तबाही से कैसे बचाना है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।